Good morning everyone and welcome you all on the platform of Shaurya Academy. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द अर्थ, मतलब ग्लोब. ग्लोब क्या है? अ मॉडल ऑफ अर्थ. पृथ्वी का एक प्रतिरूप है ग्लोब. पर एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि हमारी पृथ्वी बनी कैसे. हाउ आवर अर्थ वाज फॉर्म्ड एंड इवॉल्व्ड. और एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा रहस्य है जिसके पीछे आदिकाल से, जब से सभ्यता डेवलप हुई या मनुष्य के पास जब भी चेतना शक्ति आई, बुद्धि का विकास हुआ, इसके बारे में जानने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है. आपको मालूम है, हमारे यहाँ जो मिथोलॉजी है, ये माना जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, यानी जो आपका वासंतिक नवरात्र का जो पहला दिन होता है, उस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया. यह भी माना जाता है कि महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोम रोम से निकलते हैं, और जब फिर सांस लेते हैं तो वे सारे ब्रह्मांड उनके रोम में समा जाते हैं. आप बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की, तो वहाँ भी बताया गया है कि कुल 6 दिनों के अंदर जो है गॉड ने ये पूरी सृष्टि को, पूरे वर्ल्ड को बनाया था, पूरे यूनिवर्स को बनाया था. इस्लामिक मिथोलॉजी में भी ये माना जाता है कि ये पूरी कायनात जो है अल्लाह ने बनाई है, और फिर एक दिन कयामत आएगी जिसमें पूरी कायनात खत्म हो जाएगी. तो एक क्यूरियोसिटी रही है इंसान की, ये जानने के लिए कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस जहान में रहते हैं, वो कैसे बनी, कैसे डेवलप हुई. 2011 में एक मूवी आई थी, रॉक स्टार. बहुत हिट मूवी थी, और इसमें गाना था, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था. यानी देयर इज समथिंग कॉल्ड कुछ नहीं वाज आल्सो नॉट देयर. जिसे आप कहते हैं कुछ नहीं, वह भी नहीं था. तो फिर क्या था? हालांकि गाने में तो उत्तर बताया जाता है कि वही था वही था, पर वही क्या था? तो जो वही था, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी. ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी. It is assumed that the entire mass and space-time was contained in an infinite decimal point of infinite density and infinite temperature. ये माना जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, प्रारंभ में क्या था? एक बिंदु था, एक अनंत कोटि सूक्ष्म बिंदु था, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है और जो स्पेस है, यानी जो अवकाश है, जो आपका जो भी अंतराल है, जो समय है, सब कुछ उसी में समाहित था. ईच एंड एवरीथिंग वाज कंटेन्ड. और उस बिंदु का जो तापमान था वो अनंत था, और बिंदु का घनत्व भी अनंत था. और उस बिंदु को क्या कहा गया? ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी. फिर क्या हुआ? जस्ट बिफोर 13.7 बिलियन, आज के 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व उस बिंदु में विस्फोट हुआ. We had an explosion. और फिर क्या हुआ? उस बिंदु का विस्तार होने लगा. एंड विद इन 1 सेकेंड, जो पहला सेकंड था, बहुत बड़ा विस्तार हुआ. उसके बाद क्या हुआ? वो जो विस्तार था, उसकी जो गति थी वो धीरे हो गया.
वो स्लो हो गया, धीरे धीरे होने लगा, जो कि आज भी जारी है। आज भी हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे। तो पॉइंट पे आते हैं। ये जो विस्फोट हुआ, इसी को कहा गया बिग बैंग, और ये सिद्धांत कहलाता है बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। And today, the Big Bang theory is the universally accepted. मैंने बताया कई धार्मिक सिद्धांत भी हैं। इनके अलावा एक स्टडी स्टेट थ्योरी भी है हॉयल की। हॉयल ने कहा था कि जैसा आज यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वैसा ही पहले भी था और आगे भी रहेगा। मतलब स्टडी स्टेट में है, वो स्थिर अवस्था में है। लेकिन अभी तक जो प्रमाण मिले हैं वो यही मिले हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो है आज भी विस्तार कर रहा है। और सबसे जो सॉलिड प्रूफ दिया वो दिया एडविन हबल ने इन 1920। एडविन हबल, जिन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया और टेलीस्कोप से देखा कि हमारी जो आकाश गंगाएं हैं, जो गैलेक्सीज हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बहरहाल, तो विस्फोट के बाद क्या हुआ? विद इन फर्स्ट 3 मिनट, पहले 3 मिनट के अंदर पार्टिकल्स यानी कण एंड एटम्स यानी परमाणु, कणों और परमाणुओं का निर्माण होना शुरू हो गया पहले 3 मिनट के अंदर। और यह निर्माण चलता रहा, अनवरत चलता रहा। और ठीक 4 लाख वर्षों के बाद क्या होता है? 4 लाख वर्षों के बाद 4 लाख 4 लाख वर्षों के बाद माइक्रोवेव रेडिएशन, जो माइक्रोवेव तरंगें होती हैं, माइक्रोवेव विकिरण होती हैं, वे निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं। और इस प्रकार एक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बना। अब हमें कैसे पता कि माइक्रोवेव तरंगें निकली? माइक्रोवेव जो तरंगें निकली उस टाइम, वो कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, जो कि नासा का एक प्रोजेक्ट था, के द्वारा रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद में 2006 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और इसके ही प्रूफ माना जाता है, प्रमाण माना जाता है बिग बैंग सिद्धांत का। तो क्या हुआ आपका? माइक्रोवेव रेडिएशन was released, माइक्रोवेव तरंगे निकली। और फिर क्या हुआ? माइक्रोवेव तरंगों के उत्सर्जन के बाद देयर वाज अ डार्क एज। आफ्टर द रिलीज ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन देयर वाज अ डार्क एज फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद क्या होता है? दैट डार्क एज was followed by the release of visible light and ultraviolet radiation. इस डार्क एज के बाद पराबैंगनी किरणें एवं दृश्य प्रकाश की जो तरंगें हैं वो निकलनी प्रारंभ हुई। और फिर क्या हुआ? उसके बाद शुरू होता है आपका गैलेक्सी और तारों का निर्माण। तो अभी गैलेक्सी और तारों का निर्माण कैसे हुआ? मैंने बताया आपको प्रारंभ में क्या निकले? पार्टिकल्स एंड एटम्स। इन द वेरी बिगिनिंग सब एटॉमिक
पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, ये निकले। इस ब्रह्मांड में हर एक पार्टिकल, हर एक कण क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है, अस्थायित्व चाहता है। यहाँ तक कि हर एक इंसान भी, हर एक मनुष्य भी क्या चाहता है? अस्थायित्व चाहता है। वो अलग बात है, हमारी हरकतें ऐसी होती हैं कि हम और भी ज़्यादा इनस्टेबल होते जाते हैं, वो अलग बात है। पर हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है, रिलैक्स चाहता है। तो जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स थे जो कि काफ़ी हाइपर एक्टिव थे, तो उन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया? हाइड्रोजन एटम। मैंने बताया आपको कि सबएटॉमिक पार्टिकल के साथ साथ क्या बनने लगे? एटम बनने लगे। एटम यानी परमाणु। और किसके परमाणु बने? हाइड्रोजन के। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ऑक्सीजन क्यों नहीं, नाइट्रोजन क्यों नहीं, आयरन क्यों नहीं, मैग्नीशियम क्यों नहीं, हाइड्रोजन ही क्यों बनी पहले? बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट, सबसे सिंपल एलिमेंट है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मिलते ही, अरे एक प्रोटॉन है आपका, चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूमने लगा, हो गई हाइड्रोजन। Hence, it was the very easy to be formed। सबसे इजीली जो है, सबसे सिंपल तरीके से हाइड्रोजन बन सकती है। यही कारण रहा कि ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या बनी? हाइड्रोजन बनी। यूं कहिए कि प्रारंभिक काल में हाइड्रोजन ही बनी। और जब हाइड्रोजन गैस बनी तो फिर क्या हुआ? देयर वाज अ क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं ये बात कब बता रहा हूँ? विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उनके बाद की घटना में बता रहा हूँ आपको। और दूसरा पॉइंट याद रखिए, जब हमारा यूनिवर्स जो बिग बैंग के विस्फोट के बाद जब एक्सपेंड हुआ, जब उसका विस्तार हुआ, प्रसार हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर वाज नॉट यूनिफॉर्म। यानी पदार्थों का जो वितरण था वो एक समान नहीं था। कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा हो गई, कहीं पर डेंसिटी कम हो गई। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा थी वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर जो डेंस जो रीजन था वो क्या किया? उसने अपने सराउंडिंग के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगा अपनी तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स थे इनको क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। और इस प्रकार क्या हुआ? एक क्लम्प बनने लगा गैसेज का, यानी हाइड्रोजन का। कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा मैटर वहां पे। अब ये गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। अभी क्या होती है? तो अभी आकाश गंगा जानने के लिए पहले आपको नेबुला के बारे में जानना पड़ेगा। निहारिका क्या है? तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन का जो है क्लाउड है। ये क्या है? ये बादल है हाइड्रोजन का। मैंने क्या बताया आपको? बिगिनिंग में क्या बना? शुरुआत में क्या बना? पहले शुरुआत में क्या बना? हाइड्रोजन बनी, हाइड्रोजन के एटम बने, हाइड्रोजन गैस बनी। और ये हाइड्रोजन का एटम क्या हुआ? पूरे यूनिवर्स में फैल गया। और कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज नेबुला, निहारिका।
एक हाइड्रोजन के बादल को क्या बोलते हैं? निहारिका, नेबुला। वेरी सिंपल, क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज नेबुला। हाइड्रोजन का जो बादल बने हैं उनको बोलते हैं हम निहारिका, नेबुला। अब क्या हुआ यहाँ पर, कुछ अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, अलग अलग जगहों के ऊपर इसके अंदर भी डेंसिटी कहीं कहीं पे ज्यादा हो गई। देखिए यहां पर कुछ विशिष्ट स्थानों पर जो डेंसिटी थी वो अधिक हो गई, घनत्व तो क्या था, वो ज्यादा हो गया। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये अपने सराउंडिंग के जो पार्टिकल थे, जो एटम्स थे, जो मैटर था, उसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करने लगा। और इस तरह से क्या हुआ, यहां पे कंप्रेशन होने लगा, मतलब मास बढ़ने लगा, वॉल्यूम जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, कंप्रेस होने लगा। और जब कोई भी चीज जब कंप्रेस होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फिर क्या हुआ, यहां पर धीरे धीरे यह तापमान पहुंच गया 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। काफी ज्यादा यहां पे हाइड्रोजन के एटम्स इकट्ठे हो गए और तापमान कितना पहुंच गया, 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एंड दैट इज द टेम्परेचर टू स्टार्ट द रिएक्शन ऑफ फ्यूजन। नाभिकीय संलयन सुना होगा आपने, न्यूक्लियर फ्यूजन, जहां पर क्या होता है, आपका दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम परमाणु बनाते हैं और क्या होता है, प्लस एनर्जी, ऊर्जा निकलती है, रेडिएशन निकलती है। तो जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो ये जो छोटा सा हिस्सा था नेबुला के अंदर, निहारिका के अंदर, वो क्या हो गया, वो तारे में परिवर्तित हो गया। दैट कन्वर्ट्स इनटू स्टार। और इस प्रकार तारों का निर्माण हुआ। सिंपली स्टार क्या होते हैं, सिंपली क्या होते हैं, आप कहते हैं कि मतलब a clump of hydrogen which is continuously converting into helium and radiating या releasing radiations। एक तारा क्या होता है, हाइड्रोजन का एक पिंड है जिसमें हाइड्रोजन कंटिन्यूसली लगातार हीलियम में परिवर्तित हो रही है और उसमें से विकिरणें निकल रही हैं लगातार, मतलब जो एनर्जी निकल रही है, रिलीज हो रही है उसके अंदर से। तो तारा कैसे बना आपको समझ में आ गया। और विभिन्न तारों का जो समूह है वो क्या कहलाया, आकाशगंगा, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी कैसे बनी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम पहुंचे अभी स्टार तक। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हम किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजर चुके। इन द वेरी बिगिनिंग क्या था, पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी, एक पॉइंट था, एक बिंदु था जिसमें पूरे ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो समाहित था और जिसका तापमान और घनत्व तो अनंत था। उसके बाद क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट को क्या कहते हैं हम, बिग बैंग कहते हैं। और विस्फोट के बाद क्या हुआ, उसका विस्तार हुआ। विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर ही बहुत बड़ा विस्तार हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो विस्तार की गति थी धीरे हो गई, जो अभी भी जारी है, धीरे धीरे अभी भी विस्तार हो रहा है हमारे ब्रह्मांड का। और विद इन 3 मिनट, पहले 3 मिनट के अंदर क्या बने, पहले 3 मिनट के अंदर परमाणु बने और अलग अलग कण बने, मानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि जो है कण बने। फिर क्या हुआ उसके बाद, और साथ ही साथ एटम बनने लगे। एटम यानी परमाणु। तो जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो मिले
तो एक हाइड्रोजन का एटम बन गया। और ये प्रक्रिया जारी रही कब तक? 4 लाख वर्षों तक। और फिर क्या हुआ? तब जाकर के माइक्रोवेव रेडिएशन यानी माइक्रोवेव विकिरणें उत्पन्न हुई, निकलनी शुरू हो गई, जो कि नासा के द्वारा रिकॉर्ड की गई। और फिर क्या होता है इनके बाद? एक डार्क एज आया, एक लंबे समय तक डार्क एज रहा। और डार्क एज के बाद जो विजिबल लाइट है, जो दृश्य प्रकाश की जो तरंगे हैं, विकिरणें हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी परावैंगनी विकिरण, इनका उत्सर्जन शुरू हुआ, ये रिलीज होनी शुरू हो गई। और फिर इसके बाद तारों का और गैलेक्सी का निर्माण एक साथ शुरू हुआ। और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। आज भी हमारे ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में कोई न कोई गैलेक्सी बन रही है, कोई न कोई तारा बन रहा है। आज भी ये प्रक्रिया जारी है। तो अब तारा कैसे बनता है ये मैंने बता दिया आपको कि जब प्रारंभ में, शुरुआत में ब्रह्मांड में कौन सी गैस बनी? तो बनी हाइड्रोजन। क्यों बनी मैंने बता दिया, इजी टू फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। सबसे इजीली कौन सा एलिमेंट बना सकते हैं आप? तो हाइड्रोजन। एक प्रोटॉन, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन रेडी हो गया। तो शुरुआत में क्या बना? हाइड्रोजन। और चूंकि विस्तार हो रहा था तो हाइड्रोजन का जो है एक बादल बन गया। और बादल को आप क्या बोलते हैं? नेबुला। उसको आप बोलते हैं नेबुला यानी निहारिका। और मैंने बताया कि जो विस्तार हुआ था मैटर का, पदार्थों का, वो यूनिफॉर्म यानी एक समान नहीं हुआ था। तो कहीं डेंसिटी अधिक हो गई, कहीं कम रह गई, यानी कहीं घनत्व तो बढ़ गया, कहीं कम हो गया। और बीच में एक अंतराल भी आया, एक गैप भी आ गया, जहां फ्री स्पेस था, जहां कुछ नहीं था, जहां निर्वात था, जहां की आपका निर्वात है, अंतरिक्ष है, कुछ नहीं है। तो जहां जहां पर डेंसिटी अधिक थी, घनत्व तो अधिक था, तो अधिक घनत्व में क्या हुआ? उसकी ग्रेविटी यानी उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक हो गई। तो क्या किया? अपने आसपास के जो कणों को, पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। और इस प्रकार जो है वो कंप्रेस होने लगा। और जब कंप्रेस हुआ तो कोई भी चीज जब कंप्रेस होती है तो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। एक गैस को लीजिए, संपीड़न कीजिए, कंप्रेस कीजिए गैस को, तो टेम्परेचर क्या होगा? इसका बढ़ जाएगा। तो यही यहां पे हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण कंप्रेशन हो रहा है। आसपास के जो पदार्थ हैं वो केंद्र की तरफ आ रहे हैं तेजी से, और इस कंप्रेशन का तापमान बढ़ रहा है। धीरे धीरे तापमान कहां पहुंच गया? 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और ये वो तापमान है जहां पर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो चूंकि ये सारे जो पिंड थे, या पिंड कहना तो नहीं ठीक होगा क्योंकि ये सॉलिड नहीं थे, इनको आप क्लम्प कह सकते हैं, गुच्छा कह सकते हैं, गैसों का गुच्छा। और कौन सी गैस थी शुरुआत में? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन का आप गुच्छा कह सकते हैं, अलग अलग बहुत बड़ा। तो हाइड्रोजन जब एक तापमान काफी ज्यादा हो गया तो परिवर्तित होने लगी कहां पे? हीलियम के अंदर। और ये हीलियम गैस बनने लगी, और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, और इस प्रकार एक तारे का निर्माण होने लगा। क्योंकि तारा क्या करता है? तारा क्या है आपका? एक हाइड्रोजन का एक पिंड है जिसमें हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। जिस दिन उसकी पूरी हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी हीलियम के अंदर, तारा क्या होगा? ठंडा हो जाएगा और उस सोलर सिस्टम का अंत हो जाएगा। वो सब अभी हम आगे आएंगे, वो अगले लेक्चर का टॉपिक है वो, कि तारे का अंत कैसे होता है। अभी जो हमारा जो सूर्य है, अपना जो सूर्य है, वो बहुत यंग है। अभी उसमें 92% हाइड्रोजन है और 8% हीलियम है। यानी केवल 8% हाइड्रोजन ही हीलियम में कन्वर्ट हुआ है, बाकी भी 92%। तो अभी बहुत लंबी उम्र है हमारे सोलर सिस्टम की, हमारे सौर मंडल की।
तो मैंने बताया तारा क्या आपका एक क्लम्प ऑफ हाइड्रोजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, जिसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, और एनर्जी जो है रेडिएट हो रही है, उसमें क्या रेडिएशन निकल रही है। तो इस प्रकार बन गया तारा। और लाखों तारों का जो एक समूह होता है वो क्या कहलाता है? गैलेक्सी, आकाशगंगा। और ये आकाशगंगाएं परस्पर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट these galaxies are moving farther and farther apart from one another। पर ध्यान रखिएगा ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आकाशगंगाएं अपने आप में जो है मतलब उनका विस्तार नहीं हो रहा है। गैलेक्सीज आर नॉट एक्सपेंडिंग इन इटसेल्फ, अपने आप में उनका कोई विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ब्रह्मांड का तो विस्तार हो रहा है, आकाशगंगा का विस्तार नहीं हो रहा है। यहां ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सिंपल मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए बहुत से तारों का समूह जो है यहाँ पे आपका बन गया, यहाँ पर एक गैलेक्सी बन गई, यहाँ पर एक गैलेक्सी बन गई, एक गैलेक्सी आपकी यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई। तो जो गैलेक्सी है, जो आकाशगंगा है, ये आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन इनका जो साइज है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सामान्यतः जो आकाशगंगा का जो साइज होता है, जो आकार होता है, उनका जो व्यास होता है वो होता है 80,000 से लेकर के 1,50,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी आकाशगंगाएं होती हैं। इनका ये वेरिएशन है, जो बहुत छोटी होगी वो भी 80,000 प्रकाश वर्ष की होगी, मतलब उसका जो व्यास जो होगा, उसका जो डायमीटर होगा। तो ये गैलेक्सी जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन इनकी जो साइज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी और जो सूर्य के बीच में जो दूरी है वो घट बढ़ नहीं रही है, वो स्थिर है। लेकिन जो हमारी आकाशगंगा है, जिसका नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे, वो क्या है? अपने आसपास की जो आकाशगंगाओं से दूर जा रही है। तो यह पॉइंट आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। अब आपके तारे बन गए, तो जब तारा बन गया तो अब क्या बनेगा? अब आपका सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो वो कैसे बनेगा और फिर हमारी पृथ्वी कैसे आई, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।